Hello students, myself Anil Patil, Faculty of Chemistry from Catalyst classes. So today we will be discussing about class 9th chemistry. Okay, so the topic for today is matter in our surrounding. So let's get started. Okay, so इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि मैटर क्या होता है, राइट? तो आपको सबको ऑलरेडी लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, बट स्टिल मैं फिर से आपको बताऊंगा कि मैटर एक्चुअली में क्या होता है. सो ये कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. पहला पॉइंट होगा कि मैटर क्या होता है और पार्टिकल्स नेचर ऑफ मैटर क्या होता है. ठीक है, ये जो स्टार्स आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको स्टार्स दिख रहे हैं, ये उनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से, राइट? आप यहां देख सकते हो कि अगर 3 स्टार है तो ये और इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे कि क्या होते हैं. इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर इंटरचेंज हो सकते हैं. ठीक है, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, केल्विन, सेल्सियस, ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर, राइट? तो जानते हैं कि मैटर क्या होता है. अगर मैं आपको सबसे पहले कहूं तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, राइट? मैं आपको यहां पे साइड में बताता हूं कि देखो मैटर क्या होता है. कि मैटर इज समथिंग, मैटर वो चीज होती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. ओके, बात क्लियर? कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करी और जिसके पास मास है. ठीक है, तो देखो मेरे सराउंडिंग में मैं खुद क्या हूं, मैटर हूं, क्योंकि मैं भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं, मेरे पास भी मास है, राइट? अब बुक्स हो गई, टेबल हो गया, फैन हो गया, मतलब आप जो चीज देख रहे हो, वो सारी चीजें क्या है, मैटर है. पानी मैटर है ना? तो जो भी चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपने सराउंडिंग में, वो सबके पास मास है और सबके पास अपना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है. तो मतलब एवरीथिंग अराउंड अस इज व्हाट, मैटर, राइट? तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि आपने जो माइथोलॉजिकल्स में कहा गया है कि बेसिकली ये जो अर्थ है वो पंच तत्व से बना है, राइट? तो पंच तत्व जब हम लोग बोलते हैं तो एयर, वाटर, अर्थ, स्काई, फायर, राइट? ये सारी चीजें आती है उसमें. तो उसी तरीके से ये सारी चीजें जो है, मैंने जैसे कहा कि एयर है ना, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर. ठीक है, तो ये ऐसे पंच तत्व है. पंच तत्व यानी ऐसे 5 चीजें हैं, 5 चीजें हैं जो मैटर से बनी है, राइट? आपने ऑलरेडी इनके बारे में पढ़ा होगा. तो फिलहाल तो मैं ये बोल रहा हूं कि हम लोग के अराउंड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सारी की सारी मैटर है. तो हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसे जो मैटर नहीं है. अब जैसे एग्जांपल है शैडो, तो शैडो का थोड़ी कोई मास होता है, शैडो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, नहीं. तो शैडो इज नॉट अ मैटर, राइट? शैडो हो गया. जैसे मैं अगर बात करूं साउंड, है ना, साउंड. अब साउंड जो है इट इज नॉट अ मैटर, राइट? ये मैटर नहीं है. मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं जो मैटर नहीं है. हीट, इट इज नॉट अ मैटर. इलेक्ट्रिसिटी, ये भी मैटर नहीं है. या फिर मैग्नेटिज्म, है ना? तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि मैटर नहीं है. याद रहेगा, आप याद रख सकते हो कि मैटर कौन कौन से होते हैं और नॉन मैटर जो है वो कौन कौन से होते हैं. साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, दिस आर नॉट द एग्जांपल्स ऑफ मैटर, राइट? गॉट इट? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मैटर एक ऐसी चीज है जो हम लोग फील कर सकते हैं, है ना? जो एनीथिंग विच वी कैन सी और फील अराउंड अस. तो फील की जब बात कर रहे हैं तो फील का मतलब फीलिंग नहीं हुई. ठीक है, तो आप मतलब यहां पे मैं फील मतलब इन शॉर्ट ये बोल रहा हूं, जैसे एयर को मैं फील कर सकता हूं, वाटर को मैं फील कर सकता हूं, अर्थ को मैं फील कर सकता हूं. तो ये सारी चीजें क्या होगी, मैटर होगी, राइट? तो अभी बात करते हैं कि व्हाट आर द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. ठीक है, व्हाट इज द, बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, राइट? सो लेट अस डिस्कस पॉइंट बाय पॉइंट. तो देखो अर्लियर, मतलब पहले ऐसा माना जाता था कि बहुत पहले ऐसा माना जाता था कि आपकी जो भी मैटर है, जिसको हम लोग मतलब नॉर्मली ऐसे कहा जाता है कि मतलब जो भी मैटर है, जो भी पदार्थ है, मतलब कोई भी पार्टिकल जो है, उनके वो एक छोटे छोटे यूनिट से बना है ना? मतलब अगर मैं मैटर को अगर ब्रेक करते जाऊं तो बहुत छोटे छोटे यूनिट से बना है ना? तो बाद में हम लोग को रिसर्च में पता चला कि हम लोग ने उसको क्या कहा कि हम लोग ने कहा कि जैसे कोई भी चीज जो है वो एटम से बना है,
उन टाइनी पार्टिकल्स को हम लोग अभी क्या बोलते हैं साइंटिफिकली, एटम्स बोलते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, राइट। जैसे पानी है तो पानी क्या है, H2O से बना है, यानी H2O क्या है, मॉलिक्यूल है। तो ऐसे कहा जाता है कि द टाइनी पार्टिकल्स विच मेड अप मैटर आर नथिंग बट व्हाट, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, है ना। तो जो टाइनी पार्टिकल्स है जिससे मैटर बना है ना, विच मेक अप मैटर, which make up matter are what, atoms or molecules, got it। तो आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं वो किससे बनी है, एटम्स या मॉलिक्यूल से बनी है। मतलब एटम एक सबसे छोटा यूनिट है इन शॉर्ट। मतलब मैं अगर किसी भी मैटर को अगर ब्रेक करते जाओ छोटे छोटे पीसेस में, तो आपको फाइनली जो मिलेगा, है ना, फाइनली जो मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, या फिर वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, राइट। सो अलग अलग टाइप के पार्टिकल एटम्स होते हैं। आप और आगे पढ़ोगे कि एटम्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, इनके नेचर्स भी डिफरेंट होते हैं, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सो अभी बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अभी बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ना है हम लोग को, मैं बताता हूं आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये हो गया कि देखो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, है ना, एंड दिस टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट, टाइनी पार्टिकल्स। इट इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ tiny particles, ठीक है। एंड दिस टाइनी पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल इवन इन एडवांस माइक्रोस्कोप में भी आप देख नहीं सकते हो। आप जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि एटम की बात कर रहा हूं, तो एटम को देखना इतना आसान नहीं है। आप नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते हो, यहां तक कि बहुत सारे एडवांस माइक्रोस्कोप के थ्रू भी आप नहीं देख सकते हो। अभी कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज आई है जिसके थ्रू आप एक्सरे के थ्रू आप या फिर इसके थ्रू आप देख सकते हो, लेकिन आप नॉर्मली मैटर के पार्टिकल को देख नहीं सकते हो, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड दिस आर कॉल्ड क्या, एटम्स, राइट। पहला पॉइंट समझ में आ गया, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। याद रखना किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब आप बोलोगे ये कैसे, इसको एक्सप्लेन करो। चलो पहले पॉइंट बता देते हैं, फिर इसको एक एग्जांपल की तरह हम लोग समझेंगे, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव, पार्टिकल्स of matter have space between them। अब इसको मुझे एक एग्जांपल के थ्रू बताना है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक गिलास पानी है, ठीक है। मेरे पास क्या है, एक गिलास पानी है। अब एक गिलास पानी है ये मान लो, ठीक है, ओके। अब पानी क्या है, मैटर ही है, सबको पता है वाटर इज व्हाट, मैटर। मुझे चेक करना है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है या नहीं है ना। क्योंकि अभी अभी पॉइंट के हिसाब से आपने क्या कहा कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होना जरूरी है, और होता ही है, ठीक है। कम ज्यादा वो डिफर करता है लेकिन होता है। तो बात करते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूं। तो जैसे मैंने वाटर ले लिया, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। अब क्या करो, इस वाटर के अंदर आप क्या करो, एक स्पून शुगर डाल दो। इसमें क्या डाल रहा हूं, शुगर डालो, ठीक है। अब आप क्या करो, शुगर को घोलो। आप देखोगे कि शुगर घुल जाएगी, यानी डिसॉल्व हो जाएगी। अब डिसॉल्व होने के बाद आपको शुगर दिखाई देगी क्या, क्या आपके नेकेड आइज को वो शुगर दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। तो आप सोचोगे कि वो शुगर गई कहां, अरे वो शुगर कहां गई, वो शुगर वाटर मॉलिक्यूल्स के स्पेस के अंदर चली गई। मतलब इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इस पानी के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में स्पेस है, वो स्पेस के अंदर वो शुगर चला गया है। समझ में आ रही बात। तो मतलब शुगर गायब नहीं हुई है, शुगर इज इवन प्रेजेंट इन व्हाट, इन प्रेजेंट बिटवीन द स्पेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में स्पेस है, और उस स्पेस में क्या क्या, उस स्पेस में आपका शुगर चला गया है। यानी मैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बता सकता हूं कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। सिंपल है, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप शुगर डिसॉल्व करोगे तो ऐसा तो नहीं है शुगर का स्वाद मतलब नहीं आएगा। आप देखोगे पूरे पानी के अंदर शुगर का सेम स्वाद होगा, है ना, यानी सेम टेस्ट होगा। यानी शुगर पूरा इवनली फैला है,
मतलब पूरे पानी में शुगर फैला हुआ है लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो शुगर गया है वो कहां गया है, वाटर मॉलिक्यूल्स के स्पेस के अंदर। यानी सेकंड पॉइंट आपका प्रूव हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। गॉट इट। चलो बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। मैं ऐसे करके एक एक पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल, बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या है थर्ड पॉइंट? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में आ रही बात? तो मतलब ये बोलना चाहता हूं कि पार्टिकल्स जो होते हैं ना उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अट्रैक्शन का मतलब सबको पता होगा, अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे को पास खींचना। तो आपके जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये अलग अलग फिजिकल स्टेट में इनका अट्रैक्शन अलग अलग होता है। अगर मैं अट्रैक्शन की बात करूं तो देखो आपने तीन चीजें देखी होगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। तो याद रखना जो अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी जो अट्रैक्शन की जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है। किस में होती है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। मतलब अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा इफेक्टिवली किसमें काम करते हैं? सॉलिड में। अब देखो मैं सिंपल एग्जांपल लो, आप अगर आपको किसी सॉलिड को तोड़ना है तो यू रिक्वायर सम फोर्स। क्यों फोर्स रिक्वायर्ड है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं स्ट्रांगली, एंड देन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स इज प्रेजेंट विद इन द पार्टिकल्स। जबकि लिक्विड में ये फोर्स क्या होता है? थोड़ा सा वीक होता है, और गैस में इवन उससे ज्यादा वीक होता है, राइट। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इन दिस मैनर, सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, फिर लिक्विड में, और सबसे कम गैस में। गॉट इट। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होता है कि अट्रैक्शन होता है, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। इसका एग्जांपल जो है, मैं जैसे कहा मैंने कि आप किसी चीज को, मेटल को अगर बेंड करना चाहो तो बेंड होगा? नहीं होगा, है ना। अगर वहीं पे अगर मैं चॉक को ब्रेक करना चाहूँ तो चॉक ब्रेक हो जाएगा। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ कि चॉक के पार्टिकल्स जो थे वो वीकली अट्रैक्टेड थे इसलिए ब्रेक हो गया, जबकि मेटल जो था, आयरन का रॉड था, उसको मैं ब्रेक करने जा रहा हूं तो ब्रेक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन प्रेजेंट है, राइट। सो ये पॉइंट भी क्लियर विद एग्जांपल, यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। समझ में आ रही बात? आपको क्या कहा गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब जैसे आप ग्लास में पानी देखते हो, है ना, तो आपको क्या लगता है? पानी एकदम शांत है, कुछ नहीं हिल रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अभी भी मूव कर रहे हैं। अब मूव आखिर क्यों करते हैं? इसका आंसर क्या है? देखो इसका रीजन क्या है, व्हाई डू पार्टिकल्स मूव? क्योंकि उनके बीच में स्पेस है ना। अगर मैं किसी रूम में हूं जहां पे बहुत ज्यादा स्पेस है तो मैं फ्रीली मूव कर सकता हूं, लेकिन अगर मान लो बहुत सारे लोग एक ही रूम में और बहुत पास है तो वो कम मूव कर पाएंगे, या फिर इतने भरे हुए कि मैं मूव ही नहीं कर पा रहा, तो एक जगह पे वाइब्रेट तो हो सकता हूं, है ना। तो यानी ये बोलना चाहता हूं कि मैटर्स के पार्टिकल मूव करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस बिटवीन देम। स्पेस ज्यादा होगा तो ज्यादा मूव करेंगे, कम स्पेस होगा तो कम मूव करेंगे, है ना। तो इसका रीजन क्या हो गया? इसका रीजन ये हो गया, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू स्पेस बिटवीन देम। क्लियर? पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्यों मूव करते हैं? ड्यू टू द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन देम, राइट। तो ये आपको एक चीज याद रखनी है, एंड ये जो उनकी जो मूव करने की क्षमता होती है इसको आप अफेक्ट कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। देखो आपने देखा होगा, मैंने पानी लिया, ठीक है, ठंडा पानी है तो क्या शांत है। अब जैसे ही मैं उसको हीट करूंगा उबलना चालू हो जाता है। उबल रहा है मतलब क्या हो रहा है? वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली। व्हेनेवर यू आर प्रोवाइडिंग, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे ये मान लो ये पानी है, ठीक है, ये मेरे पास पानी है। अब ये पानी शांत दिख रहा है आपको, राइट। अब जैसे मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, मान लो मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया बाय हीटिंग। क्या कर रहा हूं मैं इधर? हीट कर रहा हूं, ठीक है। अब पानी को जैसे हीट करोगे आप ऑब्जर्व करोगे ये पानी उबलना चालू हो जाएगा, है ना, बॉईल होना चालू हो जाएगा। अब जब बॉईल होता है पानी तो आपने देखा होगा, या कोई भी लिक्विड बॉईल होता है तो क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा बंप करता है ना, है ना। ऑब्जर्व किया आपने, सबके घर में आपने देखा होगा चाय बनाते समय या दूध गर्म करते समय, है ना। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप हीट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? यू आर प्रोवाइडिंग द काइनेटिक एनर्जी टू द मॉलिक्यूल्स। जब मैं हीट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? ये हीट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? यहां के जो मॉलिक्यूल्स है ना, यहां के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है या फिर जो भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है,
वो मॉलिक्यूल्स की कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो ये पार्टिकल्स बहुत स्ट्रांगली मूव करते हैं, और जब स्ट्रांगली मूव करते हैं तो ये एक दूसरे से टकराते हैं, है ना, वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकराते हैं, मतलब पानी के अंदर जो कंटेनर है, आप जिस कंटेनर में उसको हीट कर रहे हो उस कंटेनर से भी टकराएंगे, है ना, साथ साथ में आपस में भी टकराएंगे। क्योंकि देखो मान लो आप एक रूम में रैंडमली मूव कर रहे हो तो आप एक दूसरे से टकरा सकते हो ना, या दीवार से टकरा सकते हो। वैसे ही कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, स्ट्रांगली मूव कर रहे हैं ड्यू इन अ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, they have a tendency to collide with each other as well as they can collide with the wall of the container, इसलिए वो बॉयल होता है, इसलिए वो क्या होता है? उबलता है, राइट। सो यू कैन इंक्रीज द मूविंग मोशन ऑफ द पार्टिकल बाय इंक्रीजिंग व्हाट? टेम्परेचर। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बताऊं, मैं यहां पे एक डेफिनेशन बताना चाहता हूं, ओके, दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, ये एक छोटा सा डेफिनेशन है जो आपको याद रखना है। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? चलिए बात करते हैं। बात करने वाले हैं किसके बारे में? ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में। ओके, तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? ब्राउनियन मूवमेंट इज अ zigzag मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। इट इज अ zigzag और रैंडम पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल ऑफ द मैटर। क्या होता है? इट इज zigzag और रैंडम मोशन या फिर रैंडम पाथ बोल सकते हो आप, पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लो मेरे पास एक रूम है, ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा आपके घर में अंधेरा है मान लो, ठीक है, एक किसी खिड़की से या फिर किसी एक होल से थोड़ी रोशनी आ रही है। तो आपने ऑब्जर्व किया जब रोशनी आती है, ऐसी रोशनी आती है, तो उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक टाइनी पार्टिकल जैसे मूव करते हैं। ऑब्जर्व किया है? मतलब एक होल है, उसके थ्रू अगर रोशनी आ रही है बंद कमरे में तो वहां पे पार्टिकल से मूव करते हुए नजर आते हैं, है ना, एंड दैट पर्टिकुलर मोशन इज व्हाट? ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। तो zigzag मोशन और रैंडम पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल ऑफ द मैटर इज कॉल्ड व्हाट? ब्राउनियन मूवमेंट। क्लियर? और यही ब्राउनियन मूवमेंट के कारण पार्टिकल सेटल नहीं होते हैं। अब देखो आप सोच रहे होगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्यों ऐसे पास नहीं आते हैं? क्योंकि ये ब्राउनियन मोशन दिखा रहे हैं। ब्राउनियन मोशन के कारण वो आपस में भी टकराते हैं, वॉल से भी टकराते हैं, और वो मतलब सेटल नहीं होते हैं। ब्राउनियन मोशन डजंट अलाउ देम टू सेटल। ठीक है, तो ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है। अब मैंने जैसे कहा कि आपके एयर में ना बहुत सारे डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं। लेकिन अभी देखो, अभी अगर मैं एयर में देखूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वहीं पे उसी एयर को अगर आप बंद कमरे में ले लो और बंद कमरे में एक छोटी सी रोशनी आ रही है, तो उस रोशनी में देखो आपको पार्टिकल्स मूव करते हुए नजर आएंगे। लेकिन वही रोशनी, वही अगर लाइट में देखोगे आप, नॉर्मल दिन में देखोगे तो आपको वो नजर नहीं आएगा। तो अभी भी एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स है जो मूव कर रहे हैं, लेकिन आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। और वो सस्पेंडेड पार्टिकल कौन सा मोशन दिखा रहे हैं? ब्राउनियन मोशन दिखा रहे हैं, जिसको हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, राइट। तो zigzag motion or random path travel by the particle of the matter is called what? Brownian movement. And this particular Brownian movement doesn't allow the particle of the matter to settle down. तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल नहीं होते, किसके कारण? ब्राउनियन मूवमेंट के कारण। ठीक है, तो ये बताना इसलिए जरूरी था, भले ये टेक्स्ट बुक में ना हो लेकिन आपको याद रखना है। गॉट इट? तो आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं, आगे बता रहा हूं मैं डिफ्यूजन। क्या बता रहा हूं? डिफ्यूजन। चलिए बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि मैटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं, है ना। क्यों मूव करते हैं? क्योंकि उनके बीच में स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, इसलिए वो मूव करते हैं फ्रीली। ठीक है, अब अगर मैं दो चीजों को मिक्स करूं, जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर मान लो मैं दो चीजों को मिक्स करूं, जैसे आप नींबू पानी बनाते हो,
क्या करते हो, नींबू को यानी लेमनेड बनाते हो, लेमनेड बनाते समय नींबू के जो नींबू होता है उसको आप पानी में डिसॉल्व कर देते हो, राइट, या फिर शुगर डालते हो तो वो डिसॉल्व हो जाता है। तो ये क्या है, इंटरमिक्सिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमिक्सिंग। मतलब दो मैटर को आप क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, दो मैटर को मिक्स कर रहे हो। अब ये मिक्स क्यों हो रहा है, उसका रीजन डिफ्यूजन है, उसका रीजन क्या है, डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज नथिंग बट अ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू सब्सटेंसेस। क्या होता है, इट इज इंटरमिक्सिंग of particles of two substances, है ना, on their own, on their own। आप कुछ नहीं करोगे तो भी ये हो जाएगा, इज कॉल्ड डिफ्यूजन, राइट। देखो डेफिनेशन समझ लो, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि आपके घर पे जब खाना पकता है तो आप भले किचन में खाना पक रहा हो लेकिन आपको स्मेल जो है उसकी कहां तक आती है, आपके बेडरूम तक आती है या आपके हॉल तक आती है ना, या फिर कभी कभी घर के बाहर तक भी आती है। तो ऐसा क्या हुआ, तो वहां पे क्या हुआ, आपके जो खाने का जो एरोमा था, जब खाना पकता है तो उसमें से एक स्मेल निकलती है जिसको हम लोग एरोमा बोलते हैं, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर स्मेल होती है। वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, एयर के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं, मतलब एयर के अंदर मिक्स होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मुझे लेके जाना पड़ रहा है, उसको ट्रेवल कराना पड़ रहा है, चलो मैं छोड़ के आता हूं इस स्मेल को यहां से यहां तक, वो अपने आप चले जाता है, मतलब वो अपने आप एयर के साथ मिक्स हो जाता है और एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर लेता है। एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, राइट। डिफ्यूजन का मतलब समझ में आया। डिफ्यूजन के कारण ही आप जो सेंट लगाते हो या डीओ लगाते हो उसकी स्मेल दूसरे तक पहुंच रही है ना। सो डिफ्यूजन इज द रीजन फॉर द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंसेस, राइट, गॉट इट। तो डिफ्यूजन के और भी काफी सारे एग्जांपल हैं, वो याद रख सकते हो। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि डिफ्यूजन सबसे फास्ट किस में होता है, बताओ। डिफ्यूजन सबसे फास्ट उसमें होता है जिसमें स्पेस ज्यादा होता है, तो सबसे फास्ट किस में होगा, गैसेस में, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में। तो ये याद रखना है कि डिफ्यूजन की जो स्पीड होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, समझ में आ रही बात। रेट का मतलब होता है भाव नहीं, रेट का मतलब स्पीड, ठीक है। स्पीड ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें होती है, गैस में। क्यों, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस होता है, इसलिए बहुत फास्टली मूव कर सकते हैं और बहुत फास्टली मिक्स हो सकते हैं। यानी इंटरमिक्सिंग सबसे फास्ट किसमें होगी, गैस में होगी। 2 नंबर किसमें, लिक्विड में, और 3 नंबर किसमें, सॉलिड में। तो ये डिफ्यूजन हो गया, गॉट इट। डिफ्यूजन बहुत ही इजी है, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, राइट। अब देखो अब कभी कभी क्या होता है कि डिफ्यूजन करने के लिए आप दो चीजों, अलग अलग मैटर को भी डिफ्यूज कर सकते हो। जैसे डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज मच फास्टर देन सॉलिड एंड स्लोअर इन गैसेस, है ना। कभी कभी आप जैसे शुगर को भी आप डिसॉल्व करते हो, है ना, तो काफी सारे अलग अलग, मतलब 2 अलग अलग टाइप के मैटर भी डिफ्यूज हो सकते हैं, मतलब सॉलिड गैस, गैस गैस हो सकते हैं, लिक्विड लिक्विड हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे काफी सारे एग्जांपल है, गॉट इट, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट हेडिंग कौन सा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। फैक्टर्स का मतलब क्या है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी स्पीड ऑफ डिफ्यूजन को असर डाल सकती है, अपना असर डाल सकती है। तो एक एक फैक्टर डिस्कस करते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है सीबीएसई एनसीईआरटी में, या फिर आपको कोई भी मतलब नॉर्मल एग्जाम भी है उसमें नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, या फिर बताओ कि डिफ्यूजन क्या होता है और उसको कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, ये कौन सी फैक्टर्स है जो तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर। पहला फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। अभी भी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, ज्यादा मूव करेंगे, ज्यादा मूव करेंगे तो क्या होगा, डिफ्यूजन फास्टर होगा। तो सिंपल लॉजिक है, टेम्परेचर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ
डिफ्यूजन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन की स्पीड भी बढ़ेगी। क्यों? देखो सिंपल है, टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर है, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं, ये एरो मतलब बढ़ाना है, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखो सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल लॉजिक है, याद करना बहुत इजी है। तो टेम्परेचर डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है। इसको वर्ड्स में लिख सकते हो, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस एंड एज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिफ्यूजन आल्सो इंक्रीजेस। गॉट इट? तो आसान शब्दों में लिख सकते हो, दिस आर द रनिंग नोट्स। इन सब नोट्स को जो मैं लिखवा रहा हूँ सारी चीजें नोट डाउन करो, बिकॉज एनसीईआरटी में सारी चीजें हैं ऐसा नहीं है। मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, तो यू शुड नोट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट। रिमेंबर वन थिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको नोट डाउन करना है। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है, वो है प्रेशर। प्रेशर भी अफेक्ट करता है, प्रेशर रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है। कैसे? याद रखना, अगर आप प्रेशर डालोगे, ठीक है, अगर आप प्रेशर डालते हो, प्रेशर बढ़ता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ता है, क्योंकि प्रेशर डालोगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स पास आएंगे तो ज्यादा मूव करेंगे या ज्यादा मिक्स होंगे, है ना। तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सही है ना। अब मान लो आपके पास कोई पंचर गाड़ी है, गाड़ी पंचर है। अब पंचर गाड़ी में कोई नहीं बैठा है तो उसका टायर ऐसा लगेगा कि हाँ यार हवा तो है, थोड़ी बहुत तो है, लेकिन उसी पंचर गाड़ी पे मैं बैठ गया, क्या होगा, टायर फ्लैट हो जाएगा, यानी क्या हो गया, पार्टिकल पास आ जाएंगे। मतलब प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, मिक्सिंग फास्ट हो जाती है। क्यों मिक्सिंग फास्ट हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स पास आ जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, डेंसिटी भी अफेक्ट कर सकती है, ठीक है, डेंसिटी भी अफेक्ट कर सकती है। कैसे? अब देखो डेंसिटी का मतलब, देखो जैसे एग्जांपल मेरे पास हनी है और पानी है। अब मुझे बताओ ज्यादा डेंसर कौन है, आपको डेंसिटी का मतलब तो पता है ना सबको। डेंसिटी जो होता है, इट इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मतलब कितने कम वॉल्यूम में ज्यादा मास है उतना उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। देखो सिंपल है, डेंसिटी मतलब आप अब फिजिकली देखने में कैसे पता कर सकते हो इसकी डेंसिटी ज्यादा है या इसकी डेंसिटी कम है। हनी देखो, हनी गाढ़ा है एकदम, पानी उससे कम गाढ़ा है। तो अगर मैं ऐसे उल्टा करूं तो जल्दी कौन सा गिरेगा, पानी जल्दी निकल जाएगा, हनी धीरे धीरे गिर रहा होगा, है ना। तो हनी की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अब होता क्या है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है ना उसमें डिफ्यूजन उतने कम होता है, ठीक है। अब ये एक मैथमेटिकल आप एक्सप्रेशन याद रख सकते हो कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन, आर यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। याद रहेगा। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, इनवर्सली का मतलब ये होता है कि अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो, मतलब देखो कोई भी चीज, मतलब अगर ये बढ़ेगा, अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। समझ में आ रही बात। तो ये आपको याद रखना है, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द, सॉरी, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। क्लियर? ये आपको याद रखना है। इसीलिए जो हल्की गैसेस होती है, लाइटर गैसेस, लाइटर मतलब जो हल्की गैसेस है, जैसे H2 हो गया, CH4 हो गया, है ना। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस हो गया, CH4 यानी मीथेन गैस हो गया, अमोनिया हो गया, ये जल्दी डिफ्यूज होते हैं एज कंपेयर टू हेवियर गैसेस। क्लियर? तो जिन गैस की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो जल्दी मिक्स नहीं होगी, जिनकी डेंसिटी कम होगी वो जल्दी मिक्स हो जाएगी। क्लियर? सिंपल। सो बहुत ही आसान चीज हम लोग ने पढ़ ली अभी। क्लियर? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन एंड ये सारी चीजें क्लियर होगी। तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये इनके जो नोट्स हैं, नोट्स में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आप जो लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको ये जो बाजू में नोट्स दिख रहे हैं, है ना, कैटलिस्ट क्लासेस के, ये आपको सारे नोट प्रोवाइड किए जाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा है 9723212346, ये मेरा नंबर है पर्सनल,
आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो और 9th के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो मनीष झा सर से 0982429403 पे, ठीक है। तो इन दो नंबर्स में से ध्यान से देख लो, आप नोट डाउन कर लो इन दो नंबर्स को और आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के बाद आपको ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप से आपको डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलेगा, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो आपको क्या है, ये लॉकडाउन पीरियड में हम लोग ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप मैक्सिमम इसका फायदा उठाइए और जहां तक हो सकता है आप अच्छे से पढ़िए और आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, ये हम लोग का एम रहेगा। और आपको बस क्या करना है, इन दो नंबर्स को नोट डाउन करना है और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। क्लास 9 के स्टूडेंट्स, तो आप समझ सकते हो ये चीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स तक भी इस चीज को पहुंचाना है आपको, राइट। तो अपने फ्रेंड्स को भी बताना है और साथ साथ में सबको कहना है कि आप इस ग्रुप से जुड़ो, बहुत सारे चीजें फायदा होगा आपको। एड्रेस भी हमारा लिखा है, अगर आपको नोट्स चाहिए, फिजिकल नोट्स, अगर प्रैक्टिकल नोट्स चाहिए आपको, मतलब हार्ड कॉपी में चाहिए, तो आप इस एड्रेस पे आके कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वो भी हम लोग फ्री में प्रोवाइड कर देंगे, राइट, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नोट्स की बात बाद में करेंगे। अब हम लोग डिफ्यूजन पढ़ चुके हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन पढ़ चुके हैं, राइट। सारी चीजें एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो अब बात करने वाले हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। चलो मजा आएगा इस टॉपिक में भी। क्लासिफिकेशन जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू बताऊंगा कि मतलब आप क्या आसान भाषा में समझ जाओ, राइट। क्लासिफिकेशन मतलब पता है क्या होता है, क्लासिफिकेशन हम लोग क्या करते हैं, चीजों को सिंपल करने के लिए, है ना। अगर आप किसी मॉल में जाओगे और सारी चीजें मिक्स होगी तो आप कुछ खरीद पाओगे नहीं, लेकिन वहां पे क्या होता है, सब सेक्शन अलग होते हैं, बिस्किट का सेक्शन अलग, चॉकलेट्स का सेक्शन अलग, खाने की चीजों का सेक्शन अलग, तो आपको इजीली आप चीजों को ढूंढ लेते हो और खरीद लेते हो। वैसे ही मैटर को अगर मैं क्लासीफाई कर दूं तो मैं इजीली उनकी स्टडी कर सकता हूं। समझ में आ रही बात। क्लासीफाई इसलिए जरूरी है क्योंकि मैटर को अगर आपको ढंग से स्टडी करना है तो आप क्लासिफिकेशन करके फिर स्टडी करो तो वो आसान हो जाएगा, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बता दिया। तो लेट अस स्टार्ट विद द व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दो तरीके से होता है, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो दोनों क्लासिफिकेशन बात करेंगे। फर्स्ट है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, राइट, और एक होता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। गॉट इट। क्लासिफिकेशन मैटर का कितने तरीके से कर सकते हो, दो तरीके से, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। तो चलिए बात करते हैं फिजिकल। फिजिकल मतलब जो आप देख सकते हो, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से तीन मेन स्टेट्स ऑफ मैटर है, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन इसके अलावा और दो भी है ना, और दो भी है जो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग और दो भी है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, है ना, ये आप नहीं पढ़ोगे, ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग, और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये भी है, लेकिन हम लोग मेनली इसमें तीन ही चीजें डिस्कस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये हो गया आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, समझ में आया। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, बट ये आपको टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन आप पढ़ सकते हो, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो तीन चीजें, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसमें और दो टाइप्स होते हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्लियर। अब बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। अब किसकी बात करते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर केमिकली अगर मुझे क्लासिफाई करना है, ठीक है, मैं यहां पे साइड में बताता हूं, केमिकली अगर क्लासिफाई करना है तो मैं दो तरीके से कर सकता हूं, प्योर एंड मिक्सचर। दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। इसको एक एक करके पढ़ेंगे,
लेकिन अभी फिलहाल ये क्लासिफिकेशन का एक टेबल समझ लो। दो तरीके से केमिकल, देखो मैटर दो टाइप के हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गए। केमिकल में दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में देखो, प्योर सब्सटेंस होते हैं दो टाइप के। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो दो टाइप में क्लासिफाई हो सकते हैं। एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड दो टाइप के प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। आगे कंपाउंड भी दो टाइप के हो सकते हैं, कंपाउंड को भी आप आगे क्लासिफाई कर सकते हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। डेफिनेशन वगैरह मैं बाद में एक एक करके डिस्कस करूंगा, सिर्फ क्लासिफिकेशन एक टेबल आप याद कर लो। समझ में आ रही बात? आपको क्या करना है, टेबल याद करना है। देखो केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन देखो याद रखो, केमिकल क्लासिफिकेशन दो टाइप से हम लोग बांट सकते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फर्दर डिवाइडेड है दो में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। कंपाउंड्स जो है वो फर्दर डिवाइडेड दो में, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिक्सचर भी डिवाइडेड है दो में, मिक्सचर भी डिवाइडेड है दो में, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर भी फर्दर डिवाइडेड है दो में, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो पूरा फ्लो चार्ट याद कर लो। फ्लो चार्ट याद करने के बाद एक एक को पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हर चीज को कवर किया जाएगा। लेकिन पहले आपको क्या करना है, पहले आपको याद करना है इस टेबल को। समझ में आ गई बात? देखो वापस से देखते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन व्हाट, फिजिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन कितने होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसमें और दो होते हैं, प्लाज्मा और बोस-एनस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन ये दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं याद करोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन आप कैसे याद करोगे, मैंने आपको अभी भी बताया। केमिकल में कितने होते हैं, दो, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। क्लियर? अब प्योर सब्सटेंस जो है, प्योर भी डिवाइडेड है फर्दर दो में, एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड फर्दर डिवाइडेड है दो में, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर डिवाइडेड है दो में, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये टेबल तो मैंने पढ़ा दिया आपको, लेकिन इस टेबल में हर एक वर्ड का मतलब नहीं पता है आपको, तो वही मैं आपको समझाने वाला हूं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके साथ, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-एनस्टाइन कंडेंसेट। तो चलिए बात करते हैं। अब ये जो पॉइंट्स है ये मैंने ऑलरेडी नोट डाउन किए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको एनसीईआरटी में दिया है और जो एग्जाम में आने के फुल चांसेस है ना, वो है राइट द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे कि आप देख सकते हो, देखो सारे पॉइंट्स में एक एक करके समझाता हूं आपको। पहले आप देख सकते हो कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो बहुत पास पास है। आप देख सकते हो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स क्या है, बहुत पास पास है। लिक्विड के अंदर थोड़ी सी दूरी है और गैस के अंदर और भी ज्यादा दूर है। मतलब सिंपल लॉजिक है कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, लिक्विड के अंदर थोड़े से वीकली और गैस के अंदर सबसे ज्यादा वीकली, ठीक है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं सॉलिड का। देखो सॉलिड, किसी भी सॉलिड का फिक्स शेप होता है और डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है। सिंपल पॉइंट है, लॉजिक लगाओ ना। अब अगर मैं कोई भी चीज अगर जैसे बेंच है, तो बेंच का शेप चेंज होगा क्या, अनलेस एंड अनटिल मैं उस पर कोई हैमर ना मारूं या कोई फिजिकल उस पर एक्सपेरिमेंट ना करूं। ऐसे ही रखोगे तो उसका कोई फिक्स शेप क्या होता है, फिक्स होता है, और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। याद रहेगा, किसी भी सॉलिड का शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। अब जैसे सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो सेकंड पॉइंट क्या है कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस स्मॉलेस्ट होता है। अब ये भी देखा, इंटर पार्टिकल मतलब पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस। देखो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। तो सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम होता है। अब मुझे बताओ, अगर बहुत पास पास है पार्टिकल,
तो इनको कंप्रेस कर सकते हो क्या? मतलब मैंने कोई सॉलिड ले लिया, अगर मैंने कुछ भी ले लिया, जैसे मेरे पास रिमोट है, अगर मैं इसको दबाना चाहूँ दबेगा? देखो ये टूट सकता है, लेकिन मतलब ये पार्टिकल कंप्रेस हो गए। कंप्रेस मतलब समझ रहे हो, जैसे एयर को आप कंप्रेस कर देते हो, लेकिन सॉलिड कंप्रेस होता है? नहीं, इट इज वेरी वेरी नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल, या फिर आप बोल सकते हो होता ही नहीं है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल, नेग्लिजिबल मतलब बहुत ही थोड़ा सा, ठीक है। अब सॉलिड के पास डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। अभी भी कहा था डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी, कम वॉल्यूम में ज्यादा मास, है ना। तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, इसलिए उनकी डेंसिटी क्या होती है? हायर होती है। और जिसकी डेंसिटी हाई होती है वो डिफ्यूज नहीं होता है, या फिर बहुत कम होता है, दे डू नॉट डिफ्यूज, है ना, डू नॉट डिफ्यूज। थर्ड क्या, फोर्थ पॉइंट क्या है कि इंटर पार्टिकल फोर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट। सिंपल है, पार्टिकल्स पास पास है यानी उनके बीच में अट्रैक्शन क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिस पार्टिकल से वो बना है, वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है दे आर वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड। क्लियर? सॉलिड और एक बार देख लो, क्या होता है? शेप फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही कम होता है, कंप्रेस ना के बराबर होते हैं, डेंसिटी हाई होती है इसलिए इजीली डिफ्यूज नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? लिक्विड के बारे में। लिक्विड के बारे में आप देख सकते हो, लिक्विड के बारे में क्या है कि नो फिक्स शेप बट डिफाइनेट वॉल्यूम। लिक्विड का देखो, जैसे मैंने पानी की बोतल में भरा, पानी की बोतल में पानी डाल दिया, तो पानी उस बोतल का शेप ले लेगा। पानी को मैंने ग्लास में डाला तो वो ग्लास का शेप ले लेगा। पानी को मतलब मैं जिस कंटेनर में फिल करूंगा उस कंटेनर का शेप ले लेगा। तो बताओ पानी का कोई शेप है क्या? इट हैज नो फिक्स शेप, मतलब लिक्विड के पास कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम तो फिक्स होता है ना। 1 लीटर पानी लिया मैंने, 1 लीटर ग्लास में लिया, 1 लीटर मैंने बॉटल में लिया, 1 लीटर मैंने टब में लिया, 1 लीटर ही रहेगा। मतलब अलग अलग कंटेनर्स में वो चेंज थोड़ी हो रहा है, मतलब उसका वॉल्यूम क्या है? डिफाइनाइट है, यानी फिक्स है। क्लियर? पानी का शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। डिस्टेंस जो है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस लार्ज होता है। आप देख सकते हो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है? इधर था, सॉलिड में था नहीं था, लिक्विड में है, यानी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस लार्जर है। ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल, लिक्विड भी जो होते हैं ना, लिक्विड भी मतलब लिक्विड के अंदर भी इतना डिस्टेंस नहीं होता कि वो कंप्रेस हो जाए। कंप्रेसिबल मतलब थोड़े बहुत कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल भी बोल सकते हो आप उनको, सॉलिड की तरह। डेंसिटी जो होती है वो कम होती है सॉलिड किससे? लॉजिक लगाओ ना, डेंसिटी क्या होगी? जितने पार्टिकल पास होते हैं उतनी डेंसिटी ज्यादा होती है। अब पार्टिकल दूर है यानी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अब पार्टिकल के बीच में अगर डिस्टेंस है तो डिफ्यूजन होगा। क्लियर? तो आप बोल सकते हो कि सॉलिड के, लिक्विड के अंदर देखो, लिक्विड के अंदर जैसे मैंने पानी लिया, पानी के अंदर शुगर डाल रहा हूं, पानी के अंदर नींबू डाल रहा हूं, पानी के अंदर कोई डाई डाल रहा हूं, पानी के अंदर इंक डाल रहा हूं, मिक्स हो रहा है, फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में क्या है? डिस्टेंस है, राइट। तो डिफ्यूजन वहां पे होता है, लिक्विड्स में डिफ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्या है कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो वीकर है एज कंपेयर टू सॉलिड। सिंपल है ना, सॉलिड में स्ट्रॉन्ग है, लिक्विड में वीक है, इसलिए तो पार्टिकल दूर दूर है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। सिंपल है, लेस क्लोजली पैक्ड मतलब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास नहीं है, दे आर लेस क्लोजली पैक्ड। सो देखो, एक अगर सॉलिड का याद कर लिया, लिक्विड का अपने आप याद हो जाएगा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लास्ट बात करते हैं गैस के बारे में। गैस का ना शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस का कोई शेप होता है? बताओ, गैस को अगर बलून में फिलअप करूंगा तो बलून का शेप लेगा। बलून भी अलग अलग शेप के आते हैं, यानी गैस का कोई शेप नहीं है ना उसका वॉल्यूम है। देखो आपके जो मतलब गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर का जो गैस भरा है वो एक सिलेंडर में तो आ ही सकता है। अगर उसको मैं सिलेंडर को खोल दूं, खुलना नहीं है, तो वो रूम में भी आ सकता है। यानी गैस जो है वो फैल सकता है, पूरे रूम का वॉल्यूम भी ले सकता है, एक छोटे से सिलेंडर में भी वो आ सकता है। यानी गैस का ना शेप फिक्स्ड है ना वॉल्यूम फिक्स है, नो फिक्स शेप नो फिक्स वॉल्यूम। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। गैस में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू सॉलिड लिक्विड। हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल मतलब इनको बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो। आपने देखा होगा गैस को आप बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हो। जैसे आप बलून है, बलून में एयर फिलअप कर दी तो बलून को दबा सकते हो,
है ना, वहीं पे अगर मैं सॉलिड दे दूं सॉलिड को दबा पाओगे नहीं। गैस आर कंप्रेसिबल, दे आर हाईली कंप्रेसिबल, हाईली मतलब बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। डेंसिटी इज लीस्ट, लीस्ट का मतलब कम से कम, सॉलिड और लिक्विड से तो कम, है ना, और सबसे कम डेंसिटी यानी सबसे ज्यादा डिफ्यूजन। अभी भी आपको बताया था, जितनी डेंसिटी कम होती है उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा, डेंसिटी कम है यानी डिफ्यूजन फास्टर होगा, यानी मिक्स जल्दी होगा। इंटर पार्टिकल जो फोर्स होता है वो वीक होता है, पार्टिकल दूर दूर है यानी फोर्स कैसा होगा, वीक ही होगा। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैस के अंदर पार्टिकल्स बहुत इजीली मूव कर सकते हैं यहां से वहां, इसीलिए तो मैंने कहा था खाना जब किचन में पकता है तो उसका स्मेल आपके बेडरूम तक या घर के बाहर तक भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बहुत इजीली मूव करते हैं, बहुत सिंपली मूव करते हैं, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। क्लियर, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नोट डाउन कर लो, जिसको नोट डाउन नहीं करना है वो भी कर लो, और नहीं करोगे तो मैं नोट्स तो प्रोवाइड करने ही वाला हूं, है ना। तो आपको याद रखना है सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस। क्लियर, ओके। नेक्स्ट दो चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दिस आर नॉन इवैल्यूएटिव पार्ट्स। नॉन इवैल्यूएटिव मतलब एनसीईआरटी में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा, बट पढ़ लो तो क्या नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। तो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट भी और दो है स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस, ऐसा गैस जो आयंस के फॉर्म में है। गैस को जब आप आयनाइज कर देते हो, ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी के लिए फिलहाल आप थोड़ा याद रख सकते हो। प्लाज्मा क्या होता है, किसी गैस को अगर आप आयनाइज कर दो तो वो प्लाज्मा बनाता है, ठीक है। इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट्स अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट हो सकता है, और इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लाज्मा याद रखना, क्योंकि वो आयन से बना है, और जो आयन से बनाता है वो गुड कंडक्टर होता ही है, ठीक है। प्लाज्मा लाइक गैस हैव इनडिफाइनेट शेप एंड इनडिफाइनेट वॉल्यूम, याद रखना गैस की तरह ही प्लाज्मा के पास कोई डिफाइनेट शेप नहीं होता है, डिफाइनेट वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी ने पूछ लिया कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज अ स्टेट ऑफ मैटर। क्या होता है, किससे बना है वो, आयनाइज गैस से बना है, मतलब ऐसा गैस जो आयनाइज हो चुका है, मतलब गैस को भी अगर आप फर्दर आयनाइज कर दो, आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो वो प्लाज्मा बनाता है, ठीक है। एंड इट एग्जिस्ट एट अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, BEC क्या होता है, ठीक है। इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट अराइजेस एट अ वेरी लो टेम्परेचर। देखो बहुत हाई टेम्परेचर पे प्लाज्मा होगा, बहुत लो टेम्परेचर, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे क्या होगा, BEC यानी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एग्जिट करेगा, ठीक है। द साइंटिस्ट हैव वर्कड विद द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज फॉर वर्क इन 1995 में, 1995 में इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है, जिसने इसके लिए काम किया था। BEC is all about molecules that are really close to each other, even closer than the solid. सॉलिड से भी ज्यादा पास होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। गैस से भी ज्यादा दूर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। यानी प्लाज्मा, यहां पे प्लाज्मा है, यहां पे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है, बीच में सॉलिड लिक्विड गैस है। यानी आपको याद वैसे तो एनसीईआरटी के लिए पढ़ना है, एग्जाम के लिए पढ़ना है तो सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ो, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप ये दो भी पढ़ सकते हो, बहुत आसान है। गॉट इट, सिंपल, ओके। तो ये हम लोग ने पढ़ लिया क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, ठीक है। अब कुछ मैक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे मैंने दी है, चलिए बात करते हैं। अभी ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि सॉलिड जो होते हैं उनके पास शेप फिक्स होता है ना, डिफाइनेट शेप होता है, शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है ना। क्यों, क्योंकि उनके पार्टिकल्स पास पास होते हैं। देखो रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाई सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, तो आंसर होगा क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, सिंपल है। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, कभी सुना है कि सॉलिड की पाइपलाइन है, कि सॉलिड फ्लो क्या आ रहा है, कभी सुना है, मतलब पानी फ्लो हो सकता है, पानी के साथ कोई सॉलिड फ्लो हो रहा है तो वो अलग बात है, मैं ये बोल रहा हूं ऐसा कभी सुना है कि मतलब गेहूं की पाइपलाइन, चावल की पाइपलाइन, लेकिन आप गैस की पाइपलाइन सुनी होगी, आपने पानी की पाइपलाइन सुनी होगी। देखो जो चीज फ्लो होती है ना उसको ट्रैवल करना आसान होता है, जैसे पानी फ्लो होता है तो पानी को ट्रैवल करना बहुत आसान है, ऐसा तो नहीं पानी को धक्का मार मार के आपको लेके जाना है, नहीं, आप पाइपलाइन के थ्रू उसको कनेक्ट करके दूर दूर तक भेज सकते हो, लेकिन अगर किसी सॉलिड को भेजना है तो आपको ट्रक में लाद के उसको भेजना पड़ेगा, सिंपल है। तो सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, याद रखना सॉलिड्स फ्लो नहीं होते हैं, और जो फ्लो होता है उसको हम लोग फ्लूइड्स बोलते हैं,
क्या पढ़ते हैं? फ्लूइड्स। जो फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स। मतलब लिक्विड और गैस दोनों फ्लो होते हैं, यानी दोनों क्या हो गए? फ्लूइड्स हो गए। लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं होता, ठीक है। और सॉलिड कंप्रेस नहीं होते। और कंप्रेस क्यों नहीं होते? सॉलिड कंप्रेस क्यों नहीं होते बताओ? बिकॉज ऑफ लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन देम। देखो वहां पे देख सकते हो, बिकॉज देयर इज लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन देम। मतलब मैं ये बोल रहा हूं दिस एक्सप्लेनेशन आर बेस्ड अपॉन द रीजनिंग क्वेश्चंस। आपको जो रीजनिंग क्वेश्चंस एग्जाम में आएगी इसी बेसिस पे आएगी। गॉट इट? लिक्विड के बारे में अगर पढ़े, ठीक है, लिक्विड के बारे में पढ़े अगर, तो लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल, सॉरी लिक्विड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल। लिक्विड्स को आप इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनके बीच में भी थोड़ा बहुत ही स्पेस होता है, लिटिल बिट स्पेस होता है, देयर इज अ लिटिल बिट फ्री स्पेस, है ना। इजी है। लिक्विड्स हैव इनडिफाइनाइट शेप, है ना। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स यहां से वहां मूव करते हैं, तो जो यहां से वहां मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो उसका वो शेप नहीं होगा। लिक्विड फ्लो इजीली। सेम रीजन, लिक्विड क्यों फ्लो होता है? क्योंकि लिक्विड के बीच में स्पेस है, स्पेस होगा तो मूव करेंगे, है ना। सिंपल है। गैस के बारे में अगर पढ़ ले तो गैस आर इजीली कंप्रेसिबल। रीजन, ज्यादा स्पेस है। देखो घूम फिर के वही चीजें आ रही है फिर से। गैसेस इजीली फ्लो हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि रैंडम मोशन के कारण। गैस के पार्टिकल कौन सा मोशन दिखाते हैं? रैंडम मोशन दिखाते हैं। रैंडम यानी यहां वहां मूव करना। रैंडम मोशन दिखाएंगे तो वो इजीली मिक्स भी हो जाएंगे और इजीली फ्लो भी हो जाएंगे, है ना। गैसेस हैव इनडिफाइनाइट शेप एंड इनडिफाइनाइट वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि वही है रैंडम मोशन। तो घूम फिर के रैंडम मोशन पे ही आ रहे हैं हम लोग। तो गैसेस का बहुत ही आसान है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, गॉट इट। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। तो आज के लिए मैं सोच रहा हूं कि आज के लिए बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी तो आप क्या कर सकते हो, अभी फिलहाल के लिए मैं ये नंबर्स आपको हाईलाइट करके दे रहा हूं। क्या करना है आपको? अनिल पाटिल यानी मैं, मनीष झा यानी सर है, ठीक है। आपको नेक्स्ट लेक्चर में, आपको मैथ्स के लेक्चर में आपको दिखेगा जरूर। तो ये दो नंबर्स पे आपको क्या करना है? आपको कांटेक्ट करना है और आपको जुड़ जाना है किससे? व्हाट्सएप ग्रुप से। व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपको इजीली सारे नोट्स मिल जाएंगे, आपको इजीली सारे वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे, है ना, विदाउट एनी चार्ज। तो आपको याद रखना है, इस ग्रुप से आप जुड़ोगे तो आपका ही फायदा होने वाला है। और साथ साथ में क्या करना है, आपको और भी अपने फ्रेंड्स को इस चीज़ को इनिशिएट करना है, उन तक पहुंचाना है, और वो उनको भी बोलना है कि आप ये चीज़ ग्रुप से जुड़ो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। ओके, सो कैटलिस्ट क्लासेस एम्स, कैटलिस्ट क्लास का एम है कि हम सिलवासा के हर स्टूडेंट को इस लॉकडाउन में अच्छे से अच्छी सुविधा प्राप्त करें एंड अच्छे से अच्छी स्टडीज प्राप्त करें, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजियर कि आपको इफेक्टिव स्टडी हर जगह मिले। सो वी आर ट्राइंग अ बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।